नेशनलिज्म के बारे में, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ वो पढ़ा अपन ने, इसके स्टार्ट होने के पीछे रीजन क्या था वो अपन ने पढ़ा। इसके अलावा जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है उसके बारे में पढ़ा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिले उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब आज का टॉपिक हमारे पास में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो था, वो हुआ कहाँ था। जैसे अलग अलग कंट्रीज में बाकी टाइम में कोई ऑलमोस्ट हो चुका था, तो अपन देखा सबसे पहले यानी जो फर्स्टली जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी हमें देखने को मिली थी इंग्लैंड के अंदर। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो हमें इंग्लैंड के अंदर देखने को मिली थी। हमें अगर पूछ लेता है तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। अब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के पीछे रीजन क्या थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब है, कह सकते हैं अपन वाई डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट इन इंग्लैंड। भाई जैसे क्या, ऐसे सबसे पहले क्या क्या रीजन आएंगे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर देखने को मिला था। यानी ज्यादा अगर सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो आपके यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर देखने को मिला था। तो सबसे पहले इसका जो हम रीजन निकाल सकते हैं लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। यानी सबसे पहला वो यही है, लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे 1947 से पहले जो हमारा इंडिया था वो भी यहाँ पर एक, जहाँ पर भी एक इंग्लैंड का कॉलोनियल एम्पायर था। अब कॉलोनियल एम्पायर, कॉलोनी क्या होती क्या है, तो कॉलोनी के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी कोई पावरफुल कंट्री होती है वो कोई दूसरी जो वीक कंट्री होती है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कह सकते हो या पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हो, वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है सभी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। तो जो पावरफुल कंट्रीज की जो वीक कंट्रीज है वो कॉलोनी बन जाती है। जैसे 1947 से पहले इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी वो इंडिया हुआ करता था। तो बताया जा रहा है इंग्लैंड का लार्ज कॉलोनियल एम्पायर था। वैसे जैसे जिस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उस समय फ्रांस की भी कॉलोनीज थी, इसके साथ साथ इंग्लैंड की भी कॉलोनीज थी, लेकिन बताया जा रहा है इंग्लैंड का कॉलोनियल एम्पायर लार्ज था। तो कॉलोनियल एम्पायर से हुआ क्या था वो पढ़ेंगे। तो बताया जा रहा है जैसे कॉलोनियल एम्पायर था वहां से इन इंग्लैंड को एक रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाया करता था। क्योंकि जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज है या हम पढ़ेंगे इंडिया है बिफोर इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज है जहां से इंग्लैंड को एक रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाया करता था। क्योंकि हमें इंडस्ट्री को रन करना है तो उसके लिए जो हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल्स इस कंट्री से इजीली अवेलेबल हो जाया करता था। और उसके साथ साथ जो फिनिश्ड मटेरियल जो इंडस्ट्री में यानी रॉ मटेरियल जाने के बाद जो फिनिश्ड मटेरियल्स है उसको सेल करने के लिए जो मार्केट था वो भी इंग्लैंड को लार्ज कॉलोनियल एम्पायर के अंदर मिल जाया करता था। जैसे इंडिया जैसे कंट्री लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है तो उस जगह मतलब इजीली इनके पास मार्केट अवेलेबल थे, जिसकी वजह से उनको अपने जो फिनिश मटेरियल गुड्स है उनको इजीली सेल कर दिया करते थे। और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज के जो अदर कंट्रीज है उनके पास इतना बड़ा लार्ज कॉलोनियल एम्पायर नहीं था। तो ये एक रीजन बताया जा रहा है जिसकी वजह से कि जो इंग्लैंड है इंग्लैंड के अंदर रिवोल्यूशन हमें देखने को मिली। सेकेंड देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन एंड कोल माइंस इन नियर बाई एरियाज की जो अवेलेबिलिटी थी। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल कहने का मतलब है जो आपके आयरन और कोल की जो अवेलेबिलिटी थी माइंस इन नियर बाई एरियाज। कहने का मतलब है कि जो आयरन की और जो कोल की जो माइंस है वो इंग्लैंड के नियर बाई एरियाज में इजीली मिल जाया करती थी। क्योंकि रॉ मटेरियल को यानी कहने का मतलब है हमें जैसे रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल
या जो आयरन है उसको अपन को मेल्ट करना है, तो उसके लिए आयरन की भी नीड थी हमारे पास मशीनें बनाने के लिए, क्योंकि सॉलिड हमें आयरन की नीड थी। तो सॉलिड आयरन के लिए जो हीटनेस की रिक्वायरमेंट थी, हीट चाहिए थी, तो हमें कोल से इंग्लैंड को इजीली मिल जाया करती थी। तो दोनों ऐसी चीजें हैं, दोनों भी माइंस अगर इंग्लैंड के नियर बाय एरियाज में थे, और ये एक रीजन बताया जा रखा है जिसकी वजह से कि इंग्लैंड के अंदर जो आपके इजीली जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रन हो गया, क्योंकि मशीनें बनाने के लिए नेसेसरी जो दो थिंग्स होती है वो होती है आयरन और कोल। तो ये इंग्लैंड के नियर बाय एरियाज में अवेलेबल था, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमें देखने को मिली। अगला है प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद कंजम्पशन, यानी जितना प्रोडक्शन कह सकते हो आप, प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद कंजम्पशन। यानी कहने का मतलब है जिस तरह प्रोडक्शन उसी तरीके का हो रहा था, या प्रोडक्शन उसी तरीके का कर रहे थे जिस तरह की मतलब बताया जा रहा है रिक्वायरमेंट, मतलब पूरे वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो बताया जा रहा है जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट था तो फ्रांस और इंग्लैंड बताया तो दोनों एक पावरफुल कंट्रीज थी जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ज्यादा था। तो फ्रांस तो ज्यादा उस तरह के आइटम्स का प्रोडक्शन करता था जो लग्जरी आइटम हुआ करते थे, और लग्जरी आइटम जो आइटम्स होते हैं मटेरियल्स, उनकी लिमिटेशन थी कि उनको परचेज करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। तो कहने का मतलब वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल, लिमिटेड ही जो पर्सन है वो उसको मतलब कह सकते हैं परचेज कर सकते हैं। इसी वजह से इनकी इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। वही बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड एक्चुअली उसी तरीके के जो आपके मटेरियल से जो थिंग्स है गुड्स है उन्हीं का प्रोडक्शन करता था, जिस तरीके की प्रोडक्शन की डिमांड थी वो ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसी वजह से इंग्लैंड ने नए नए तरीके के जो आपके जो वे थे, चीपर वे थे, जिसकी वजह से सस्ता मटेरियल इजीली लोगों तक पहुंचाया जा सके, उस तरह की प्रोडक्शन इंग्लैंड ने करना स्टार्ट कर दिया। और ये एक रीजन बताया जा रखा है जिसकी वजह से इंग्लैंड का जो मार्केट था वो लगातार डेवलप होता गया, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता रहा, क्योंकि उनका जो बेस था वो ये था, प्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे वो जिसके अकॉर्डिंग वो कंज्यूम हो रहा था, कि जो चीज ज्यादा कंज्यूम हो रही है वो उन्हीं का प्रोडक्शन कर रहे थे, उनको जो आप कह सकते हैं लो प्राइस में वो सेल भी कर रहे थे। इसी वजह से इनका मार्केट जितना डेवलप हुआ तो इंडस्ट्री जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियल जो आपके रिवोल्यूशन का इफेक्ट है वो हमें ज्यादा इंग्लैंड के अंदर देखने को मिला था। अगला जो फोर्थ नंबर टॉपिक है वो दे रखा है अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर। सेमी स्किल्ड बताया जा रखा है कि जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में देखने को मिले थे, तो उससे पहले बताया जा रखा है जो इंग्लैंड के अंदर जो आपके जो लोड सिस्टम था उसको एबोलिश कर लिया गया था, लोड सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। लोड सिस्टम खत्म होने की वजह से बताया जा रहा है काफी ज्यादा जो आपके लेबर्स थे उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह इनको काफी यानी चेंज कर लिया था। और ऑक्यूपेशन जो आपके चेंज होने के बाद बताया जा रहा है जो आर्टिसंस थे या कोई छोटे बड़े शॉपकीपर्स थे या लेबर्स थे जिनको अपन सेमी स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब उनका नंबर था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और इंग्लैंड को उस समय नीड थी कि उनको मशीनें रन करने के लिए, मशीन थी उनको रन करने के लिए उनको इस तरह के लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी जो सिर्फ ओनली मशीन को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उसको चला सके। तो बताया जा रहा है कि जैसे फ्यूडल सिस्टम एंड होने के बाद में जो सेमी स्किल्ड का लेबर की जो नंबर था वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, और इंक्रीज होने की वजह से इंग्लैंड ने मतलब इनको अपने पर्पज से अपने कह सकते हैं मशीन रन करने के लिए इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया। और यही बताया जा रहा है एक रीजन है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमें इंग्लैंड के अंदर देखने को मिले थे। अगला दे रखा है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इसमें से हम ऐसा भी मानते हैं कि जैसे इंग्लैंड के अंदर बताया जा रखा है कि इंग्लैंड के अंदर ज्यादा का जो बिजनेसमैन थे उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल अवेलेबल थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले ही यहाँ बताया जा रखा है काफी ज्यादा जो आपके जो कॉलोनी एम्पायर थे जहाँ पर इंग्लैंड के बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे, उनके पास में लार्ज क्वांटिटीज के अंदर ह्यूज क्वांटिटीज के अंदर उनके पास कैपिटल अवेलेबल थी। तो
तो जितने बताया जाएगा इंग्लैंड के बड़े बड़े ट्रेडर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने नए तरह की जो इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कैपिटल की क्वांटिटी उनके पास ज्यादा थी बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज से। और साथ साथ बताया जाएगा लंदन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या हुआ, लोन देना भी स्टार्ट कर दिया। और उस लोन की वजह से बताया जा रहा है इंडस्ट्री नई इंडस्ट्री को सेटअप किया गया, या इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीन थे वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स उनको भी इंक्रीज किया गया। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर जो आपकी रेवोल्यूशन है वो हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा दे रखा है फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस, या आप कह सकते हो इसके अंदर फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन के अंदर बताया जा रहा है इंग्लैंड का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो भी मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अपन को पहले मालूम है कि इंग्लैंड जो आप ब्रिटेन जिस एम्पायर को कह सकते हो अपन 4 वर्ड से मतलब उनकी कोस्टल बाउंड्री से कवर्ड है, यानी 4 और इंग्लैंड के अंदर कोस्टल बाउंड्रीज है, ठीक है ना, लैंड बाउंड्रीज उनको टच नहीं करती है। और जब कोस्टल बाउंड्री होने की वजह से उनको ऑलवेज एक्सटर्नल अटैक का जो फियर होता है कि कोई दूसरी कंट्रीज को अटैक करती है, इसका फियर बहुत ही कम हुआ करता था। अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस में अगर मान लो जो कुछ एक्सटर्नल अटैक हो भी जाता है तो उससे जो लॉस होता है वो भी कम होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अगर किसी रूट से अगर आप अटैक करते हो तो आपको पहले से वेल प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और उनकी खुद की आर्मी थी वो भी मतलब उस पर ज्यादा ध्यान, उसकी जो नेवी थी वो भी उन पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। तो जब एक्सटर्नल जो अटैक का जो कह सकता फियर कम था, इसी वजह से इंग्लैंड ने जो पूरा फोकस अपना या पूरा ध्यान था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ लगाया। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान लगाने की वजह से बताया जा रहा है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला था। इसके बाद में बताया जा रहा है फ्रेंच एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक इन्वेंशन, एम्फेसिस या फिर आप कह सकते हो कि फोकस ऑन साइंटिफिक इन्वेंशन स्टार्टेड होगा। बताया जाता है इंग्लैंड, यानी जो बाकी अगर यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें तो इंग्लैंड के शुरू से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी पॉलिटिकल पार्टीज को या कह सकते हो मतलब कोई भी जो भी हमारे गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं उनको शुरू से ही उन गवर्नमेंट के पार्ट को साइंटिफिक जो आपके साइंटिस्ट है मतलब बिल्कुल ही सेपरेट रखा था। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर गवर्नमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो किसी भी जो आपके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरफेयर नहीं करती थी, यानी गवर्नमेंट ने शुरू से इनको फ्री रखा था। और इसी वजह से बताया जा रहा है बिना बाउंडेशन के जब किसी तरह का इंटरफेयर साइंटिफिक या साइंटिस्ट की जो इंस्टीट्यूशन में नहीं हुआ करता था, इसी वजह से बताया जा रहा है इंग्लैंड के अंदर साइंटिफिक इन्वेंशन में बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, या नए नए तरह के इन्वेंशन इंग्लैंड के अंदर किए गए, उन्हीं का यूज उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या नए नए तरह के जो आपके अलग अलग सेक्टर्स के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट करने के अंदर अपना काम लगाया। तो ये भी एक आपके एक रीजन माना जाता है। अगला तरह के आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड वॉर ऑफ नेपोलियन। बताया जा रहा है फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी कि इनका मतलब जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आप यहाँ पर देखने को मिली थी उस समय फ्रेंच रिवोल्यूशन हमें देखने को मिली थी उस समय बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा यानी 1789 में हुई थी फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से हम बताया जा रहा है कि फ्रेंच और जो इंग्लैंड है शुरू से इनके अंदर राइवलरी फॉर्म हमें देखने को मिल रही है, दोनों एक दूसरे को मतलब पीछे बैकवर्ड पर लाने के लिए हमेशा मतलब शुरू से मतलब इस चीज के लिए प्रिपेयर थे। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन मिली थी उसके समय या जो वॉर ऑफ नेपोलियन चल रहे थे, नेपोलियन का वॉर लगा था, इंक्रीज हो रहा था, तो नेपोलियन को हराने के लिए बताया जा रहा है कि जो इंग्लैंड और उनकी जो असिस्ट जो कंट्री अलाइड कंट्रीज है उनके सोल्जर्स को नीड हो रही थी कुछ इम्प्रूविंग वेपन्स की,
तो कुछ ऐसे वेपन्स बनाए जाए जिससे कि मतलब वो नेपोलियन को कन्फ्रंट कर सके या नेपोलियन को फेस कर सके। तो बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरह के वेपन्स बनाए गए थे जो इम्प्रूविंग या हाई टेक्निक के वेपन्स थे, और जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज कंटिन्यू क्या कर रही थी, रन कर रही थी। और इंडस्ट्री कंटिन्यू रन कर रही थी, इसका मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला था। तो ये भी एक रीजन बताया जा रहा है। और जो लास्ट टॉपिक बताया जा रहा है एग्रीकल्चर, बताया जाता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला था। क्योंकि ऐसा है कि इंग्लैंड के अंदर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी उससे पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हो चुकी थी। और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की वजह से जो बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को एक पावर मिला, यानी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बूस्ट अप करने का काम किया था, यानी उसको और स्टेमिना देने का काम किया था। क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर बताया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में डिमांड हो गई थी, रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए थी उनको। तो रॉ मटेरियल से मिलेगा कहाँ से, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से तो मिलेगा। तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन पहले हो चुकी थी, इसी वजह से यहाँ पर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हाई क्वांटिटीज के अंदर किया जा रहा था। नई नई टेक्निक का इसमें यूज किया गया था, और इसी वजह से इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल था वो हमें एग्रीकल्चर से इजीली अवेलेबल हो रहा था। तो ये सारे ऐसे रीजंस हैं बताया जाता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हुआ। ये सारे ऐसे जो कुछ फैक्टर्स हैं जो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जैसे कि अपन जो अगला टॉपिक अपना चल ही रहा था कि क्या क्या ऐसे रीजंस है या जिसमें जो हम पढ़ेंगे आगे इसके अंदर कि क्या क्या सेक्टर्स में कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिले या उसके बाद उनसे क्या इफेक्ट हुए। उसके बाद फर्दर हम पढ़ेंगे जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन।